स्टार्ट कर दीजिए। जो हिस्ट्री में था हम लोग का, पहले बंगाल के गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, और फिर उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल में ही हम लोग अभी आगे बढ़ रहे थे। अब तक हम लोग देख चुके हैं जो वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल में, उसके बाद फिर हम लोग मेन में देखे हैं जो कॉर्नवालिस हैं उनको, ठीक, और सर जॉन शोर को जो अपने हस्तक्षेप की नीति यानी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी के लिए जाने जाते थे। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। इन्होंने सहायक संधि, ये अंग्रेजों में सहायक संधि की पद्धति इन्होंने शुरू की थी, याद रखना, वरना असल में सहायक संधि भारत में किसने शुरू किया था? डुप्ले ने, ठीक है, डुप्ले ने। ये साइलेंट होता है इसलिए इसको डुप्लेक्स नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डुप्ले। डुप्ले ने शुरू किया था। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस अंग्रेज ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, तब आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। और भारत में वैसे सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने। इसको याद रखिएगा, ये लूसेंट के ये में मत फंसिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखो, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लिखे हुए हैं। हम बाद में हम देखें कि ये ऐसे लिखे हुए ना कि इसको लिखना चाहिए कि किस अंग्रेज ने शुरू किया था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि पहला राज्य जिसने सब्सिडी अलायंस किया था, डेट वाज हैदराबाद। सहायक संधि को हम लोग सब्सिडी अलायंस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, जिसके तहत अंग्रेज जो थे वो भारतीय राज्यों को कहते थे कि कोई युद्ध करेगा तुमसे तो हमसे भी युद्ध माना जाएगा और हम तुम्हारी सेना से सहायता करेंगे, ठीक है, चाहे वो बड़े राज्य हो या छोटे राज्य हो। तो हैदराबाद को कब ये किया? टीपू सुल्तान को इन्होंने 4 मई 1799 को मार दिया और मैसूर पे कब्जा कर लिया। तंजौर तमिलनाडु में अक्टूबर 1799 में। अवध जो है 1801 इसने सहायक संधि कर ली। बाद में हड़प्पा, इसको कब? जब आता है डलहौजी तब। सहायक संधि कब कर लिया? अवध से भी कर लिया। पेशवा जो था बाजीराव सेकेंड, इसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बाजीराव सेकेंड 31 दिसंबर 1802, 31 दिसंबर 1802। बरार नागपुर में, और वहीं पर भोसले। बरार यानी नागपुर, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है, उसे मध्य प्रदेश में था, बाद में महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। दिसंबर 1803 सिंधिया सुरजे अर्जुन गांव की संधि। 1804 भोसले जो था ये देवगांव की संधि। इसी उसके देवगांव की संधि को क्या कहते हैं? सहायक संधि। ये हो गया आपको देवगांव की संधि। सिंधिया के साथ हो गया सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। और अन्य राज्य थे उसके बाद जो राजपूताना के थे, राजस्थान के थे, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, सब भरतपुर जाट राज्य था। इसने भी अंततः अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए इनको बाद में जो है दौड़ाया। भागते भागते ये महाराजा रंजीत सिंह से सहायता मांगे, लेकिन रंजीत सिंह ने इंदौर के होलकर को सहायता देने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह समझदार आदमी थे, उनको पता था कि अभी अभी स्टार्ट ही किए हैं, इन सबके चक्कर में कैरियर स्टार्टिंग में बंद ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वो ये किया। टीपू सुल्तान मैसूर वाला, ठीक है। क्या टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? 4 मई को ये मारे जाते हैं। इसके शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल? वेलेस्ली के शासन के दौरान 1804 ईस्वी में
नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। शिशु वध अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। शिशु वध को क्या कहता है? इन्फेंटिसाइड। अक्सर एक्चुअली शिशु वध में कन्या को मारा जाता था, बच्चियों को, क्योंकि इनको पता होता था कि आक्रांता आएंगे और वो लड़कियों को टारगेट करते थे, जिसके कारण उस इलाके के स्पेशली राजस्थान, हरियाणा जो पश्चिमोत्तर साइड में थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न टाइप वाले प्रोविंस वाले बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे और मां को कह दिया जाता था कि मरी हुई बच्ची पैदा हुई है। ठीक है, इसी ने वेलेस्ली ने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा, सिविल सर्विस जो कोरवाली शुरू किया था, में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। पहले लंदन में चलता था प्रशिक्षण, ठीक है, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों को हिंदी सिखाई जाती थी, साउथ इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, ताकि वो लोग समझ सकें कि यहाँ का लैंग्वेज तो क्या बोल रहा है। तो धीरे धीरे वो टूटी फूटी हिंदी समझना, बंगाली, साउथ इंडियन भाषा सीखना शुरू कर दिए थे, सोच लीजिए। तो उनको वही ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ के लिए। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए हेलबेरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को, 9 युवा प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई हेलबरी में। आगे स्वतंत्रता के बाद यही मसूरी में खोला गया, यही मसूरी में हेलेबरी, ठीक है, इंग्लैंड में 1806 में। वहां भी जाना पड़ता था, जो लोग चुन लिए जाते थे। ठीक, यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज लैंग्वेज सिखाने के लिए, और वहां आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने, ट्रेनिंग देने के लिए कैसे आपको रूल करना है। एक बार एक केस में ऐसे बताया गया था कि कैसे यहाँ जो ब्रिटिश आईसीएस था, उसके बच्चे पर और बीवी पर जो है गर्मी चढ़ी हुई थी भारत वाली, कि वो उसका बच्चा जो चाहता था वही यहाँ होता था। वो इंग्लैंड एक बार गया गर्मी छुट्टी में, सब लौट करके, तो बच्चा जो था अपने कंपार्टमेंट में घुसा, तो नहीं हम अकेले बैठेंगे। इंडिया में हो जाता था, चल जाता था, सबको निकाल दिया जाता था कि अरे साहब का बच्चा जो अकेले बैठेगा ट्रेन के डब्बा में, सबको उतरना पड़ता था। इंग्लैंड में क्या हुआ, भाग ढकेल के भगा दिए। और जब कलेक्टर की बीवी को वहां लाइन में लगना पड़ा, ब्रिटिश कलेक्टर की बीवी को, तब समझ में आया कि इंडिया और इंग्लैंड में कितना फर्क है। तुम कलेक्टर हो गए वहां इंडिया में, यहां तुमको लाइन में तो इसलिए भी यहां के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि वहां इंग्लैंड में तुम दूसरा हो, अपने आप को तुम इन गुलामों का मालिक ना समझो इंग्लैंड में भी। ठीक है, सोचो कि हम लोग देश में क्या स्थिति थी। वह स्वयं को लॉर्ड वेलेस्ली क्या कहता था? बंगाल का शेर, ठीक है, लायन ऑफ बंगाल। ये पूछता एग्जाम में। फिर इसको भेजा गया 1805 में, इसके जगह पर फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लौट करके। लेकिन 1805 में वो अक्टूबर में मर गए, जुलाई में आए, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से वो कोलकाता आ रहे थे। गाजीपुर में रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, वहीं पे कब्र है। गाजीपुर यूपी में इनकी कब्र है, ठीक है। गुड इवनिंग काजल, किसका मैसेज है? ऐसा नहीं कि कहीं आवाज वाज ना आ रहा हो। सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, 1805 से 1807। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना बार्लो वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह, याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, याद रखना। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद जो सेकेंड आते हैं वो एकदम लॉर्ड मिंटो सेकेंड, कोई मतलब नहीं था इन दोनों में, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, नाम सेम था इसलिए क्या लगाया गया था लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल कर्जन के बाद था 1905 से 1910, 1807 से 1813, यानी लगभग 100 साल का गैप है दोनों में। समझ आ रहा है ना? ये ध्यान रखिएगा।
इसी काल में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को क्या हुआ था, अमृतसर की संधि। ठीक है, मध्यस्थता किसने की थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट पूछता है तो लोग कई बार गड़बड़ में क्या मार देते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनको लगता है कि 1813 में आ ही गया था, नहीं, मिनटों के जाते जाते ही 1813 का एक्ट हो गया था पारित। ये याद रखिएगा, ये पूछता है लोग गड़बड़ में क्या मार देते हैं, क्योंकि हेस्टिंग्स में भी क्या लिखा रहता है 1813, नहीं मारना है, याद रहेगा, लॉर्ड मिंटो चार्टर एक्ट 1813। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 10 साल तक रहे, 10 साल एकदम 2 टर्म पूरा किया। इसी के समय नेपाल के साथ अंग्रेजों का युद्ध हो गया। आप आज जो देखते हैं ना उत्तराखंड, उसका लगभग पहाड़ी एरिया ने इनके पास था सब। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में संगौली की संधि हुई। संगौली पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पास, पूर्वी चंपारण, ठीक है, ये सुगौली है, सॉरी सुगौली, गलत दे दिया है, सुगौली की संधि, वही हम भी कहेंगे सुगौली की संधि, सुगौली मोतिहारी में, ठीक, सुगौली। ऐसा ना लिखा हुआ था कि हम भी फ्लो में बोल दिए, ठीक है, उस संगोली के संगोला की संधि वो अलग है, मराठों का उधर। इसी के समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारी मुस्लिम थे, मराठा के सैनिकों में रहते थे, मराठा सेना में। जब तक मराठे थे तब तक पिंडारियों का खाना पीना चलता रहा, लेकिन तीसरे मराठा युद्ध में 1816 से लेकर 18 के बीच में मराठे फाइनली हार गए। इनके अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को कानपुर के पास बिठूर भेजा गया पेंशन दे करके। पिंडारियों का हालत खराब हो गई, क्योंकि पहले मराठों की सेना में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए इनको मिल जाता था। अब क्या किया गया, ये ठग बन गए, लूटपाट करने लगे। आज ही आकर के इसने पिंडारियों का दमन कर दिया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान थे। इसी में से एक को जो है जयपुर के पास टोंग की नवाबी दी गई। चीतू को कहां की नवाबी दी गई, टोंग की। कुछ को मारा गया, माना जाता है कि 1800 के आसपास पिंडारियों को मार दिया गया। और उसके बाद चीतू खां को जो है जयपुर के पास टोंग की नवाबी दी गई। आप लोग सुने होंगे, एक इंडियन फिल्म एक्टर हुए इरफान खान जो कैंसर से डेथ कर गए, वो संभवतः इसी चीतू खां के वंशज थे पिंडारी में। क्योंकि एक बार उनको हम देखे थे इंटरव्यू में, बोले कि हम टोंग के नवाब परिवार से आते हैं, तो हमको याद है अच्छा पिंडारी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही बाद में क्या दिया था इन लोगों को, टोंग की नवाबी। तो कुछ को बातचीत से और बाकी को मारकर। 3 नाम दिया हुआ है, तीनों का नाम दे देगा और चौथा नाम डाल के बोलेगा कि बताओ इसमें से पिंडारी कौन नहीं था, पिंडारी नेता। इसलिए कभी कभी नाम याद रहना चाहिए, वासिल मोहम्मद चीतू खां और करीम खां। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वार, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 16 से 18, 1816 से 18 अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा बैटल अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। कहीं 1815 लिखा था, 1816 से 1818। फाइनली इसने संधि करके और पेशवा को बिठूर भेज दिया। क्योंकि नाना साहब उसके अपने बेटे नहीं थे बाजीराव सेकंड के, इसलिए नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। अतः वो परेशान होकर वो भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में उतर गए। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है, पहला जो प्रेस एक्ट आता है वो इसी के समय में आता है।
1899 में, 1899 में। और ऐसा नहीं था, बदमाश टाइप का ही था ये, ठीक है। ये प्रेस के पद को समाप्त कर क्या लाएगा, प्रेस का मार्गदर्शन। प्रेस का मार्गदर्शन इसका मतलब था कि आप कुछ भी ऊंच नीच कीजिएगा तो हम आपको सीज कर देंगे। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जो बदल महलवाड़ी पद थी, महलवाड़ी पंजाब, इस समय टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, पंजाब काश्तकारी टेनेंट, वो लोग, वो मजदूर जो दूसरों से खेत लेकर के बटैया पे काम करते हैं। मालिक के पास खेत है, दे दीजिए हम बटैया करेंगे, वो मरता क्या ना करता, गरीबी से आदमी तंग आकर के दूसरे के खेत पर काम करना शुरू करता है। और यही कारण है कि उन जैसे लोगों को चाहिए कि, कहाँ चला गया ये, इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वो तो ठीक है, लेकिन ये लिखने वाला था, अच्छा यहाँ है। एक बार बुलाइए तो उनको अपना देख लेंगे वो, फिर हाँ आ गया हो गया, वही हम पैक हो गया, हम कहें कि चलिए, पंजाब टेनेंसी एक्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 टू 1828, इसके समय में पहली बार अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ 1824-26, जिसमें यांडबू की संधि हुई, यांडबू की संधि। वेल्लोर के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, बंगाल के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, इसी के समय हुआ, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट, याद रखिएगा, ये सब याद रखना, ये पूछता है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, ठीक है, एकदम ठीक जो है। 10 साल पहले आप देखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध, और 10 साल के बाद आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, उस समय सुगौली की संधि और इस समय यांडबू की संधि। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यहां पे कर लो, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये गलत लिखता है, बेंटिंक की स्पेलिंग ये है, पता नहीं ये लोग क्या ये करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1803 में ये मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तब ये मद्रास का गवर्नर था। और उस समय जो ओवरऑल गवर्नर जनरल था वो जॉर्ज बार्लो था। तब कौन था? जॉर्ज बार्लो, वो, और विलियम बेंटिंक क्या था उस समय, तब केवल गवर्नर था मद्रास का। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भारत का था, यानी कि 1833 में 60 साल में ये बंगाल से लेकर के भारत को कब्जा लिए थे। राजा राममोहन राय, जिनको राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर सेकंड ने, ताकि उनके लिए जा करके इंग्लैंड में बात कर सके पेंशन बढ़वाने के लिए। लेकिन राजा राममोहन राय वहीं मर गए, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, जहां उनकी कब्र बनी। पहली बार किसी हिंदू, फर्स्ट हिंदू थे जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय दाह संस्कार का कोई नियम नहीं था, दफनाना ही पड़ता था इसलिए, और डेड बॉडी को वहां से यहाँ लाना पॉसिबल नहीं था। राजा मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है, सती प्रथा को समाप्त कर, केवल बंगाल में, केवल, क्योंकि कहां का वो था 1829 में, केवल बंगाल में समाप्त। पूरे भारत में क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि तब वो कहां का गवर्नर जनरल था? केवल बंगाल का। वो तो 4 साल के बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसको बनाया जाता है। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया।
सती 17, ठीक है, सती धारा 17 याद करने के लिए, सती धारा 17 याद रहेगा, सती सत 17, सती सत धारा 17। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सत्यप्रथा पर रोक लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे, ठीक है, और सीधे गला क्या करते थे, काट देते थे, या रस्सी में फंदा बना करके अपने से टांग देते थे। बाद में कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से 1800 के आसपास ठग भी मारे गए और ये हमेशा के लिए इलाका जो है ठगी से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। घुस घुस के मारा गया ठगों को, ठग शिकार बन के सब जाते थे, ठग आ जाते थे और जैसे ही पकड़ते तो वैसे पीछे सारी फौज जो है वो धावा बोल देती थी। इस तरह कर करके ठग मारे गए, सब समाप्त हो गए। तो किसने दमन किया, कर्नल स्लीमैन। किसके समय में, बेंटिंक के समय में। 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाली लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों को कोडीकरण कोडीकरण कर दिए हैं। कोडिफाई यानी कि संहिताकरण का प्रयास, ठीक है। संहिताकरण, कोडिफाई, क्या कानून को लिखित रूप में ले आने को क्या कहते हैं, कोडिफाई करना, ठीक है। कोडीकरण टोडीकरण नहीं होता, ये दोनों आधा मिला दिया है, कोडीकरण, कोडिफाई और संहिताकरण को। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का जो है कार्यवृत्त, मैकाले मिनट। 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ बेंटिंक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग कर्नाटक और मध्य कचेर को हड़प लिया, ठीक है। इसमें खाली मैसूर याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि केवल डलहौजी ही नहीं, विलियम बेंटिंक ने भी जहां मौका मिला वहां हड़पने से बाज नहीं आए थे। तो ये याद रखिएगा, ये ज्यादा पूछता है। 1831 में मैसूर। पहली बार भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल पदों पर किसने नियुक्त किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, याद रखना, लॉर्ड विलियम। इस समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद क्या होता था, सदर अमीन का, जिससे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। उस समय जमाने से बहुत हुआ, 700 रुपये प्रति माह। क्यों ऐसा रखा गया था, कुछ लोगों को बिल्कुल अपना चंपू बना करके रखना जो था, क्योंकि अगर धीरे से भी उनके मन में आ गया ना कि ये लोग हम लोग खाली ठग रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे आपको दिक्कत करना शुरू कर देते। इसीलिए भारत में इन्होंने कुछ ऐसे लोग बनाए जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहे, लास्ट तक। कई जमींदार थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से देश छोड़कर, वो चाहते थे कि लंबा रहे जीवन भर, ताकि हम लोग को शासन करने का मौका मिलता रहे। इसके समय कंपनी का 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया, धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके पहले जो हम लोग देखे थे, इसी में इधर सती प्रथा पे लगाया, आगे चल के कन्यावध पे भी पूरे जगह पे लगा दिया। ये भी उसके पहले कहां था, केवल बंगाल में, अब जो है ये पूरे हाँ लगा दिया। चार्ल्स मेडकॉफ पत्रकारिता का, जिसको मुक्तिदाता कहते हैं भारतीय प्रेस का, ये एक्टिंग गवर्नर था। एक्टिंग, ये परमानेंट वाला नहीं था, कार्यवाहक था। चार्ल्स मेडकॉफ कार्यवाहक था। क्यों मेंशन करते हैं इसको,
इसलिए कि 21 साल के टर्म में ये पत्रकारिता के संबंध में कानून बनाया जो भारतीयों के पक्ष में था। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया जो वेलेस्ली लगाया था 1799 में। इसलिए इससे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मतलब लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, मुक्तिदाता। लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड बनवाए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड, 1836 से 1842। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पहली बार अफगानियों से युद्ध हुआ, ठीक है। बहुत मारे अफगान, बहुत। अंग्रेज पूरी अपनी सेना गंवा करके कुछ लोग लौटे। पहली बार अंग्रेजों को जबरदस्त धक्का लगा, अफगानों ने मारा। यही कारण था कि इस पर जो है सब नाराज हो गए और इसको वापस बुला लिया गया। खत्म होते ही बोला कि चलो आओ वापस आओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, ग्रैंड ऑकलैंड, याद रहेगा, ग्रैंड ऑकलैंड, ठीक है, ग्रैंड ऑकलैंड जीटी रोड। इसके समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा MB BS हेतु विदेश जाने की अनुमति किसने दी? ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने, लॉर्ड एलनबरो। (1842 और 44) ये आए थे लॉर्ड एलनबरो। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को क्या किया? सबसे पहले ये समाप्त कराया। ऑकलैंड से हुआ नहीं तो इसको आना पड़ा। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। सिंध विषय के विषय में यही सिंध, चार्ल्स नेपियर यही सेनापति था। नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। मैंने अब हमने इसको फाइनली क्या कर लिया, सिंध को जीत लिया और अफगानी तूफान की क्या थी? पूंछ। उसी को हमने क्या किया? जीत लिया। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एडिनबरो के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया, लेकिन ये लालच में, ताकि ये दास जो है मुक्त हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से जो है इनको मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका हर जगह भेज सकते हैं जहां पर ये हमारे लिए काम करेंगे और वहां जाके आगे चल के अपने मेहनत से आगे बढ़े सब। रविवार की छुट्टी 1843 से ही हुई एलन बरो कि अब रविवार को छुट्टी रहा करेगा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है कब आया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916, ठीक है, जिसके समय में दिल्ली में बम फेंका गया था, जिसके समय में राजधानी कहां शिफ्ट हो गई थी? दिल्ली। कौन था? हार्डिंग सेकेंड था। लेकिन ये अभी हम बात किसी कर रहे हैं हार्डिंग फर्स्ट की, डलहौजी से ठीक पहले। इसे काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। देखो महाराजा रणजीत सिंह कब मरते हैं? 1839 में। इनके मरते ही जो है 4-5 साल में जो है युद्ध करना शुरू, 1845-46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए, होना ही था। जिंदन कौर जो है मुक्ता में हरवा दी सेना को। इसने नर बलि प्रथा पर क्या लगाया? रोक। जो भारत में खोंड जनजाति में प्रचलित थी, खोंड ट्राइब में, गोंड नहीं, खोंड, इसने उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध।
ये हो गया है वहां तक। उसके बाद आगे जब आएगा गवर्नर तुरंत तो हम उससे शुरू करेंगे। अभी फिलहाल भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, क्लाइमेट। भारत का मौसम नहीं पूछा है, भारत की जलवायु। लगभग क्या होता है इसका कॉम्बिनेशन, 30 साल तक जो है, 30 साल तक मानसून का, पिछले 30 साल से जैसा मानसून होता है उसी के आधार पर क्लाइमेट बनाया जाता है, उसी के आधार पर जलवायु बनाया जाता है। किस क्षेत्र में लंबे समय तक, अच्छा अरे यार, लगभग 30 वर्ष तक जो हम मेहनत करके ऊपर लिख रहे हैं, हम खाली पढ़ें और जलवायु और वो उसका हम डिफरेंस ये करने लगे, क्योंकि उससे उस स्थान की क्या कहते हैं, जलवायु। भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं, वहां का मौसम। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ की गई, याद रखिएगा, इसको याद रखना, मौसम संबंधी सेवा 1850। तब इसका मुख्यालय कहां था, शिमला में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय कहां लाया गया, पुणे। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र कहां से प्रकाशित होते हैं, पुणे से। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं, ठीक है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, ये सत्य है। हिमालय की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में आ नहीं पाती, लेकिन यह नहीं रहती, हिमालय नहीं रहता तो ठंड से हालत खराब होती। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति और भूमध्य रेखा की समीपता के कारण, भूमध्य रेखा की समीपता, जो भारत का ये देखते हैं ना, भूमध्य रेखा जो है यहां अगर है तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। इसकी उपस्थिति और भूकंप रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है, इसकी उपस्थिति। एकदम साफ नहीं आया, नहीं है, फोटो में उतना क्लियर है, उसमें दिख रहा है साफ, इसमें तो दिख ही रहा है, यहाँ पे। हाँ, मौसमी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः क्या कर ली जाती है, बदल ली जाती है 6-6 महीने पर, ठीक है। जैसे भारत में देखिएगा कि आपको इधर से पूर्वैया हवाएं जो हैं ये घूमती हैं किस महीने में, जून महीने में, और ये जून से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक चलते रहती हैं, और उसके बाद इधर से लौटना, यही आकर के कहां बरसती हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु जो है वो चक्र में पाई जाती है, एक के बाद एक। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ठीक है, ये ठंडा का टाइम। अब तो देखो कि फरवरी खत्म होने गर्मी आ जाती है,
ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, और ऑटम यानी शरद ऋतु जो है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ठीक है, बसंत को यहां पर आता है, बसंत शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच वाला। ठीक, ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती हैं। मॉनसून पवनों के आगमन और प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से क्या करता है, प्रभावित। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है रिट्रीटिंग, लौटता हुआ। लौटता हुआ, ठीक है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में, ठंड में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से वर्षा लेकर के, वर्षा जल लेकर के वो हवाएं यहां आ जाती हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, मावट। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं समुद्र के ये होने से, जिससे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, और बंगाल में काल बैसाखी नाम जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लाभदायक होता है। आम की फसल के लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, केरल में आम्र वर्षा, मैंगो सोवर्स। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है, लू। अब कम ही चलती हैं, अब तो मई जून में भी आदमी रहता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर को खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वीय वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती हैं, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से इसे जाना जाता है, उसी दिशा से आती है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति, प्रायद्वीपीय आकृति का मतलब 3 तरफ समुद्र से घिरा होना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, अरब सी और नीचे में इंडियन ओशन। तो भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, एक अरब सागर ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल, इस टाइप से, ठीक है। अरब सागर से उत्पन्न वाली मानसून पवन 3 शाखाओं में बढ़ती है, ये भी 3 शाखाओं में। अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। वैसे ये मुख्य भूमि पर, वैसे अंडमान निकोबार में 17-18 मई को ही आ जाता है, ठीक है। यहां यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है, इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। एक बारिश होना तो छोटी छोटी नदियां जो उनको लगता है कि जीवन मिल गया, मानसून बर्स्ट कहा जाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है, बताए हुए हैं, दोनों में घुस जाती है। इधर रोहतास कैमूर तक पानी बरसा देती है सब। नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मात्र 15 सेंटीमीटर, छोटा नागपुर से। यहां यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है
और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। अरब सागर की जो तीसरी शाखा है, अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिम हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। गारो खासी जंडे पहाड़ी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन नाम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। ठीक है, मासिन नाम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा पाता है, जिसका कितना है 1141। ये अपने ही पास में स्थित जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? क्या चीज? चेरापूंजी। चेरापूंजी, अब चेरापूंजी दूसरे स्थान पर चला गया है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि 4 मई तक अच्छे से बरसती है। दक्षिण पश्चिम मौसम में लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर में और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो ऐसे जाता है ना, ठीक है, तो ये आपका दिखा रहा है कि दक्षिण पश्चिम द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग कहां से आ रहा है? अरब सागर से, और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। दक्षिण पश्चिम मानसून जून जुलाई अगस्त, तो जब हम लोग क्या बढ़ाता है तब 73.7% वर्षा। ये मत सोचना कई बार ये 80% को पार कर जाता है। ठीक है, अभी जो है उसको दिखाना है। प्रवर्ती मानसून काल, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर, यानी लौटता हुआ मानसून काल, ये दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। पूर्व मानसून काल मार्च से मई तक 10%, और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून पश्चिमी विक्षोभ फरवरी पूरे बारिश का 2.6। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। वर्षा ऋतु में मतलब जून से जुलाई अगस्त सितंबर में। इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, वैसे निकल जाता है तिरछा। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के विस्तृत क्षेत्र में है। उधर से पानी इधर आते आते बसता ही नहीं है, सब पश्चिमी घाट में ही बरस जाता है। मानसून का निवर्तन, निवर्तन का मतलब होता है रिट्रीटिंग, पीछे हटना। रिट्रीटिंग, लौटने वाला। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तरी पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ शेष समझ भारत से निवर्तित हो जाती है, मतलब कि रिट्रीट कर जाती है। लौटते हुए मानसून बने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा करती है। जनवरी फरवरी के महीने में।
अल्नीनो और भारतीय मानसून। अल्नीनो का मतलब होता है छोटा यीशु, बालक यीशु। अल नीनो छोटा बच्चा, जीसस क्राइस्ट का यूज किया गया छोटा, ठीक है। अल नीनो और भारतीय मानसून। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल पर बाद प्रकट होता है। एक ऐसे कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। हम खसिया वाला पी लिया कफ सिरप, अब हम वो घुमा रहा है नहीं नहीं ठीक है, ये कर देंगे। तो वही उसको रोकने के लिए हम एकदम बहुत दिक्कत कर रहा था, तो उसको मारे हाँ, हम लगा कि वही नींद नहीं है, वो जो दवा का जो असर है ना, हाँ वो हमको जो है एकदम ऐसे से हिला रहा था एक बार बीच में। तो जबकि हम उसमें सोचे कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो खांसते रहें और पढ़ाएं, या फिर उसको ठीक करें, क्योंकि दवाई लगातार होने के बाद भी इस चीज़ को छोड़ अभी, क्योंकि उधर जो पटना हाईकोर्ट चला है ना लगातार नॉन स्टॉप, तो और इसमें भी इन लोगों का क्या है कि जिन लोगों का कई बार लिया जा चुका मॉक, वो चालाकी से उस समय नहीं आए। नहीं होता है कि एक हम उस समय जाके दे देंगे, तो अभी भी सर आए, ये वो जिसका कई बार हो चुका है वो भी सर एक बार और। तो इस बार हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि केवल सब कोचिंग को ही गाली देते हैं, कई बार बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए। अल्नीनो और भारतीय मानसून, क्योंकि सारे कोचिंग वाले जो हैं उस टाइप के नहीं होते हैं लूटने वाले, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। अल्नीनो और भारतीय मानसून, ठीक है, छोटा बच्चा अल्नीनो। अल्नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं, खाली भारत में नहीं, संसार के विभिन्न भागों में। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण गर्म समुद्री धारा में प्रकट होता है वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। इसे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। भूमध्य रेखीय का मतलब इक्वेटर पर गर्मी होती है, और समुद्र में भी उसी को इक्वेटोरियल हम लोग वार्म ओशन करंट कहते हैं, उसका विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। तो जो हम्बोल्ट या पेरिवियन धारा है वो दैट इज कोल्ड, लेकिन उसको ये क्या कर देती है, प्रतिस्थापित हो जाती है उसके जगह पे। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान कितना डिग्री बढ़ा देती है, देखिए इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। ये है, यहां से जब सूरज यहां पर चमक रहा होता है ना, इस वाले इलाके में जो देखते हैं ना, जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को, ये पूरा गर्मी से यहां से आप देखिएगा कि ये अगर इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक, तो यहां पर 0 डिग्री पर 22 मार्च को सूरज जो है 21-22 मार्च को एकदम तप रहा होता है। अप्रैल मई जून यहां तक पहुंच जाता है 21 जून। मार्च से लेकर के जून तक भारत तपना शुरू हो जाता है। सारी यहां की हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर क्षोभ सीमा में ट्रोपोपॉज में, नतीजा क्या होता है कि जो स्टर्लिज इधर बह रही होती है ना, वो इस गर्मी के कारण इधर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फेरल के नियम से ये कहां मुड़ जाती हैं, ये सूरज के पीछे पीछे उसके ऐसे दाहिने मुड़ती हैं। और यही कारण है कि ये सबसे पहले जो है अंडमान निकोबार में बारिश होती है मई में ही, मिड मई में, लेकिन मेन लैंड पर कब होता है, केरल में, केरल के तट पर, ठीक है। और इसकी यही धारा जो है यहां बंगाल खाड़ी 2 भागों में चली जाती है। एक जो है मौसिन राम मेघालय जो है चेरापूंजी में वर्षा कराती है, और दूसरी यहां मुड़ करके बंगाल में आ जाती है। यही कारण है कि बिहार में सबसे पहले बारिश किशनगंज में, जो सबसे उधर है, ठीक है। ये वाली जो धारा है ये पूरा आकर के इसको रोक देता है, कौन,
पश्चिमी जो है घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा जो है यहां से जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं इससे वो निकल के इधर आ जाती हैं। और तीसरी वाला जो है इसे अरावली के साथ साथ बहते हुए ऊपर यहां पे जाके जास्कर रेंज रोक देता है उसको। तो यहां पे ये रुकती नहीं है इसलिए रेगिस्तान हो जाता है, और वहां जाकर के वो रुक जाती हैं लद्दाख में, इसलिए लद्दाख से पहले जास्कर रेंज रोक देता है जास्कर, इसलिए लद्दाख में जो है बारिश नहीं होती है। राजस्थान में बारिश इसलिए नहीं होती है कि ये बारिश वाली हवाएं रुकती ही नहीं है। लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां ये हवाएं पहुंचती ही नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये अब अगर आप इसको देखिएगा, ये तो हो गया नॉर्मल जो आपका, यहां गर्मी हुई ना तो हवाएं किधर भागी? उधर भागी। मान लो कि अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि ये अपना हो गया इसका ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, पेरू यहां पर है, पेरू जलधारा यहां पर क्या करती है? तापमान को क्या कर देती है? 10 डिग्री। और उसके बाद जो है ये डिफ्लेक्ट होकर के इधर आती है। ऑस्ट्रेलिया है, और अपना यहां पर जो है इंडिया, सपोज इसको मैप की तुलना में हम बनाने के चक्कर में हो जा रहे हैं। अब ये बीच में इंडियन ओशन है, यहां आ करके ये तापमान को क्या कर दे रही हैं? मान लो कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस यहां बढ़ा दिया, ये इधर से किधर आ गया? इधर आया, और यहां आके तापमान को बढ़ा दिया, तो जो हवाएं पहले यहां जा रही थी ना वो कहां रह जाती हैं? इंडियन ओशन में। और जब वहीं पर उसको गर्मी के चलते जो है गैप वहां पे, यहां की हवाएं जो हैं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो ये यहीं पर बारिश कर देते, हिंद महासागर में पानी बरस जाता है। नतीजा भारत में पानी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे जो आकर के इधर बरसती, अल्नीनो कभी कभी 5-10 साल पर आगे बढ़ के इधर शिफ्ट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए यहां आ जाता है। नतीजा क्या होता है? यहां का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है समुद्र का कि ये यहीं का पानी जो है वो जो ऊपर का जो है हवा वो ऊपर से जाता है, और सब कहां बरस जाती हैं? यहीं पर। गर्म होने के चलते उससे एसोसिएट होता है, और वहीं पर सारा उसका कंडेंसेशन खत्म हो जाता है। नतीजा सारा पानी कहां बरस गया? हिंद महासागर में, और वो यहां गया ही नहीं पानी लेकर के। ठीक है, इसके कारण अल्नीनो के कारण क्या होता है? भारत में वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे इसका परिणाम क्या होता है ये देख लेते हैं। घुस रहा है दिमाग में कि नहीं घुस रहा है? नहीं आ रहा है ना? अभी ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए 1 आध घंटा का पूरा वो क्लास ही होता है मानसून का। अब चूंकि ये लूसेंट की क्लास कि नहीं सर, लाइन बाय लाइन लूसेंट जो हम लोग को ये करा दीजिए, हम लोग ऑलरेडी जो है फाउंडेशन हम लोग का पूरा हो चुका है, बस केवल लूसेंट तो पढ़ना है हम लोग को। आपको बिना फाउंडेशन पढ़े जो है ये छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप सोचेगा होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट यहां क्या करते हैं कि 2 चीज बचाने के चक्कर में, ठीक है, वो फाउंडेशन नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में हम क्या करें इसको, ये रिवीजन उनके लिए होता है जो ऑलरेडी क्या है अच्छे से पढ़ चुके हैं चीजों को। ठीक है, नहीं तो लूसेंट में ही कितना लग जाएगा? साल भर लग जाएगा। तो 10 डिग्री तक ये बढ़ा देती है धारा। इसका परिणाम क्या होता है? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, जो पहले से सिस्टम चल रहा था ना, ये 5-10 साल में इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ता है, ठीक, जिसके कारण पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और यही कारण है कि कई बार मॉनसून विभाग को भी पता नहीं चलता है कि किस साल भारत में वर्षा होगी ज्यादा और किस साल। वो कहेगा कि अगले 4 दिनों में होंगे जबरदस्त बारिश, और 4 दिन बाद धूप निकल के चला गया। तो जैसे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वैसे मॉनसून विभाग को नहीं समझ में आता है। तो आ गया। बस इतना याद क्या रखना है आप लोगों को, कम समय में अगर मार्क्स से लाना है खाली, तो कि अल्नीनो जो है वह एक गर्म जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट नामक ठंडी जलधारा को वह रिप्लेस करके
और अगर वो कभी बढ़ गई इंडियन ओशन की तरफ, तो इंडियन ओशन का तापमान भी वो क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसके कारण भारत का स्थल का गर्म तापमान भी किसी काम का नहीं रह जाता, और सारा पानी कहां बरस जाता है, पूर्वी हवा का, पूर्वैया का, ईस्टर्लीज का, वहीं हिंद महासागर में, जिसके कारण जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत बेचारा बिना पानी के रह जाता है। प्लवक की मात्रा में कमी, जो मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन, इसका भोजन क्या होता है, प्लैंकटन, हिंदी में उसको कहते हैं प्लवक, जिसे समुद्र में मछलियों की संख्या क्या हो जाती है, उसका भोजन ही नहीं बना तो ऐसे ही खत्म हो गया सब। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। देखो अब जो हम समझाए हैं वही लाइन देगा। अल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है, ठीक है, और ग्रीष्म काल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों का और कम मानसून का कारण बनता है। अगर ये गर्मी के टाइम में आ गया मानसून के टाइम में, तो भारत में क्या हो जाता है, मानसून कम, भारत में मानसून कम, और अगर ठंडा के टाइम में अगर ये आ गया तो ये आ करके हिंद महासागर में वहां गर्म कर देता है, तो भारत का दक्षिणी भाग थोड़ा सा गर्मी महसूस करना, ठंड में भी जो है मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है अल नीनो के कारण। लेकिन अगर गर्मी में आ गया तो हमारे मानसून को क्या करता है, ये बर्बाद कर देता है। कई बार क्या देखा गया कि अल नीनो गर्म होकर के इधर नहीं आया, अब फिर भी बारिश नहीं हुई भारत में। अब इनका दिमाग चकराया मौसम विज्ञानियों का कि भाई चलो अल नीनो आता था तो समझ में आता था कि बारिश नहीं होती है, क्योंकि वो हिंद महासागर को ही गर्म कर दे रहा है, और हवाएं इधर आने के बजाय बारिश कहां कर दे रही हैं, हिंद महासागर में। कई बार ऐसा देखा कि अल नीनो आकर के जो है गर्म होकर बैठ गया है, फिर भी बारिश खूब हुई भारत में। और कई बार ऐसा देखा गया कि अल नीनो आया नहीं फिर भी बारिश। तब लोग सोचे कि तीसरा फैक्टर क्या हो गया जिसके कारण कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। पता चला कि ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, वो एकदम नदी के माफिक हवा का धारा है वो, और वो अगर आ करके इंडिया पर अल नीनो आए चाहे नहीं आए, अगर वो बैठ गया तो वो मानसूनी हवाओं को भारत में घुसने ही नहीं देता है, जिसके कारण लिखा रहता है कि भैया जगह मिलने पर पास देंगे। अब वो जब उठता है थोड़ी बारिश होती है, फिर वो बैठ जाता है तो बारिश बंद। आप देखते होंगे कि कभी कभी भारत में जून जुलाई अगस्त सितंबर है और बारिश एकदम हो गई 2-4 दिन, अब फिर 10 दिन नहीं हुई। इसका मतलब क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम है वो भारत के ऊपर आके बैठ गया, वो हवा को आने नहीं दे रहा है, और जब वो उठता है फिर उधर से आकर के सब बरसना शुरू कर देती है। तो जेट स्ट्रीम यही है कि अल नीनो के भी चाचा हैं जेट स्ट्रीम। अगर मान लो कि अल नीनो आया हुआ है तो मान लिया गया कि अब की बार भारत में बारिश अच्छी नहीं होगी, क्या करता है जेट स्ट्रीम, ये ना खिसक जाता है भारत के ऊपर से, खाली एकदम जगह बना देता है, और ठीक है, और कई बार अपने गर्म सतह के कारण वो गर्म करता है, इसके चलते फिर बारिश हो जाती है। तो अल नीनो से भी ज्यादा बड़ा फैक्टर किसका हो गया, जेट स्ट्रीम। और इन दोनों को पढ़ने के बाद, सूरज की गर्मी पढ़ने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि फिर भी बारिश नहीं हुई है या हुई है, वहां मौसम विभाग वाले कहते हैं कि भैया अब नहीं समझ में आ रहा है, कि अब हम लोग को और स्टडी करना होगा। अभी तक मॉनसून को हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अभी समझ में आ, कि आखिर वर्षा हो क्यों जाती है उस टाइप से। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताया था ना, बच्चा, शिशु, बालक, ईसा। क्यों? क्योंकि अल नीनो अमूमन दिसंबर लास्ट में पैदा होता है, और उसी समय जिससे पैदा 25 दिसंबर को, क्रिसमस के टाइम में, इसीलिए क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, नीचे, ठीक है, पेरू में दिसंबर, जो वहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे ऑस्ट्रेलिया कैसे गर्म हो जाता है दिसंबर में, क्योंकि ये भी नीचे में है पेरू, साउथ अमेरिका में, इसलिए वहां भी गर्मी होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल माना है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन, ठीक है। शरद ऋतु क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। स्प्रिंग बसंत को, स्प्रिंग अभी क्या है भारत में, स्प्रिंग है अभी है, उस समय ऑटम,
यानी कि अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर भी थोड़ा बहुत कह लीजिए। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल इन चक्रवातों से आंध्र प्रदेश और ओडिशा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात में काफी क्षति। आप अक्सर देखिएगा कि कभी ये तूफान कभी वो तूफान अलग अलग नाम से देता है। गुजरात के तट पर की भारी तबाही, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया, मतलब वो अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट कर अलर्ट जारी किया गया कि आप जो खतरा हो सकता है, मछुआरे डूब सकते हैं, इसलिए प्लीज समुद्र में न जाएं। ठीक है, तो ये जो लौटता हुआ मॉनसून है, आप देखिएगा कि जो मॉनसून होता है वो 6 महीने इधर, ठीक है, कब से कब तक, जो ये जनरली हम लोग का मार्च के बाद इधर चढ़ना शुरू करता है ना, तो 22 मार्च से लेकर के आपका 22 सितंबर या 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर इधर से लौटने वाला जो टाइम शुरू होता है वही 21-22 सितंबर से। ये कब तक लौटते रहते हैं? ये सब लौटते रहते हैं 22 मार्च तक। तो मार्च से सितंबर तक इधर से और सितंबर से मार्च तक उधर से, उसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। और यही कारण है कि ये सब जो है यहां पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करते हैं सब, अक्टूबर नवंबर इधर बारिश हो जाती है। भारत का 15% बारिश इसी से होता है, इधर वाला 80% बारिश, इधर वाला कितना, और ये आपका 15%। और जो यहां से आता है ना भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जो अभी आ रहा है, ठीक है, इससे कितना होता है 5%। याद रखना, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून से हुआ इससे कितनी वर्षा हुई 80%। ये जो लौट करके आ रही है इससे वर्षा कितनी हुई 15%। और जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा आ रही है उसको, ठीक है, ये आपका जो रहता है जनवरी फरवरी। अभी देखो ना बीच बीच में बारिश हो जा रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत का जलवायु प्रदेश, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। भारत का जलवायु प्रदेश, तापमान एवं वर्षा, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व याद रख लेना, ये दोनों का देता है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। जलवायु के दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। जितने लोग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किए हैं, क्लाइमेट को बांटे हैं, उन सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कोपेन ने दिया है, कोपेन का नाम जलवायु वर्गीकरण में सबसे फेमस है, कोपेन का और थॉर्नथवेट का, कोपेन का सबसे ज्यादा माना जाता है। इसने अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का आधार इन्हीं दो चीजों को माना है, टेम्परेचर को और वर्षण को, प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, टेम्परेचर और वर्षा को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल को क्या कहा जाता है ज्योग्राफी में, प्रेसिपिटेशन। के महीना, हर महीना में कितना बारिश हुआ, हर महीना में टेम्परेचर कितना बढ़ा घटा। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु 5 प्रकार की है, निम्न 5 प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय जलवायु दक्षिण भारत में, जहां सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा, अगर कितना भी ठंडा होगा तो 10 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, लगभग मौसम ठीक ही रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु ये आपको साउथ इंडिया में मिल जाएगा।
शुष्क, पहला क्या हुआ उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो कहाँ मिलेगा आपको साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में जहाँ टेम्परेचर कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है। इसीलिए लोग देखना, जैसे मेरी बड़ी माँ जो है अक्सर वो ठंड के टाइम में चली जाती हैं बॉम्बे, क्यों? क्योंकि वहाँ उनको ठंड नहीं लगती है, ठीक है, तो इसीलिए वो वहाँ चली जाती हैं बम्बई में, क्योंकि बम्बई जो है समुद्र के किनारे है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहाँ टेम्परेचर दिसंबर जनवरी में भी 10 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षा बहुत ही कम हो, यानी कि ये जो है आपका ड्राई जो है शुष्क, इसको क्या कहते हैं ड्राई, जो ह्यूमिड नहीं हो, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाता है, शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल डब्लू होता है। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल में थोड़ी सी बारिश हो जाती है समर में, नहीं होती है, और यहां पर मौसम में विंटर में थोड़ी बहुत जो है हल्का होगा, नहीं तो अन्यथा मतलब बारिश मरुस्थल में बारिश क्या होता है न के बराबर, अर्ध शुष्क मरुस्थल में थोड़ा सा पानी क्या होगा बरसेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी, ये समर के लिए यूज किया गया है, विंटर के लिए यूज किया गया है, ठीक है, समर के लिए और विंटर के लिए। इसमें समर में थोड़ी सी वर्षा होगी और इसमें डब्लू वाला में विंटर में थोड़ी सी वर्षा होगी, थोड़ी सी ही होगी। तो जहां बारिश नहीं होती है वहां के, ये डब्लू और एस देख रहे हैं ना, एस का मतलब समर, डब्लू का मतलब विंटर, ठीक है। तो आप देखिएगा राजस्थान में शुष्क जलवायु है और बीच में से अरावली है, इधर वाला पार्ट जो हो जाता है वो एकदम मरुस्थल, इधर वाला जो हो जाता है वो शुष्क मरुस्थल। इधर तो अर्ध शुष्क है, थोड़ा सा ठीक ठाक भी है, लेकिन उधर क्या हो जाता है पूरा शुष्क, पूरा ड्राई हो जाता है। गर्म जलवायु, गर्म, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, सबसे ठंडा भी तापमान रहेगा तो इससे ज्यादा, ठीक है, -3 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, गर्म जलवायु। हिम जलवायु, यहां तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 से भी क्या रहता है, कम रहता है। हिम, बर्फीली, हिम से भी जो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे बर्फीली, जैसे कि एकदम जिसको कहते हैं टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, जैसे फ्रोजन होता है ना, फ्रोजन, वो यहां पर आपको हिम हो गया ये आइस टाइप का, ठीक है, बर्फीली ये वाला हिम हुआ कि थोड़ा सा ठंड है लेकिन एकदम एक्सट्रीम आपका नहीं है, ये क्या हो जाता है ठंड एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव सब टाइप का नहीं होता कभी कभी, जैसे हिमालय पर जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। ये सब नहीं इतना याद रखना है, आपको सिर्फ याद कर रखना है कि कोप्पेन ने भारत का जलवायु उन्होंने कितने भागों में बांटा है, 5, इतना मत जाना, ये दिया हुआ है फालतू का। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छे से समझाया भी नहीं है ये, ठीक है, और दूसरी बात कि जब इसको नहीं अच्छे से समझाना है तो तुम उतना ही छापो जितना में फैक्ट हो जाए, ये पूरा फटीचर से लिखने की क्या जरूरत है। कोप्पेन ने जलवायु प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वंश संकेतों का प्रयोग किया है, न के बराबर क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी ऑप्शन में भले पूछता है, एक आध कभी कभी सवाल पूछे तो पूछ दिया। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण एस को, जैसे समर में वर्षा को अर्ध मरुस्थल, डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है, विंटर में वर्षा, डब्लू विंटर में वर्षा, एस और डब्लू का मतलब समर और विंटर ही होता है, लेकिन ये समर में वर्षा और ये विंटर में वर्षा, हम लोग के यहाँ विंटर में वर्षा होती है न के बराबर, ठीक है। मरुस्थलों में देखेंगे हम लोग कि विंटर में हल्की वर्षा और समर में थोड़ी सी वर्षा। इसी प्रकार उप विभागों को उससे भी जो और ज्यादा डीप में जाएंगे तो व्यक्त करने के अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया, जैसे एफ, एफ का मतलब है पर्याप्त वर्षण, ये हो गया आपको फुल प्रेसिपिटेशन, फुल, एफ का मतलब फुल। एम शुष्क मानसून होते हुए वर्षा होना, यानी मानसून हुई वर्षा, एम का मतलब मानसून, एम का मतलब मानसून। डब्लू शुष्क शीत ऋतु, डब्लू यहां पर विंटर में थोड़ी सी बारिश। एच शुष्क और गर्म, हॉट के लिए, हॉट गर्म, हीट जो हो गया बढ़ा।
सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी गंगा का मैदान। गैंगेटिक प्लेन के लिए क्या यूज किया है, जी यूज किया है। ठीक है, इस प्रकार अब देखो ऊपर में कहता है 5 जलवायु प्रकार, नीचे में क्या दे रहा है 8 जलवायु प्रदेशों में। देखो यहां पर अपना ठीक से समझा दिया है। जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, AMW देखना ए लिखा रहेगा, यहां पर देखना ए है तीनों में, फिर देखना बी है, और फिर आप देखिएगा ये सी। पूछा जाता है कि गंगा घाटी में कैसा मौसम रहता है, तो CWG, जी गंगा। ठीक है, हाँ ठीक, CWG। यहां ABC क्या है, ए का मतलब है कि आप यहां पर देखिएगा गोवा के दक्षिण भारत का पश्चिमी तट, फिर ये दूसरा वाला है AS तमिलनाडु का, यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून। पहले ए है, फिर बी है, फिर सी रहेगा, फिर डी, फिर ई, आगे चल के एफ में भी फ्रोजन के लिए यूज किया है। ये शुरुआत में जो यूज किया है ना आपका, ये गर्मी को ज्यादा दिखा रहा है, और बाद में क्या दिखा रहा है ये कि धीरे धीरे वो प्रकार ठंडा होता चला जा रहा है। मतलब गर्म से क्या होता जाएगा, ये ठंडा। एम का मतलब होता है जहां पर मॉनसूनी वर्षा, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा कि जहां विंटर में जो है आपको वर्षा नहीं, और एस का मतलब जहां समर में वर्षा नहीं। तो देखिएगा कि गर्मी में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, कब होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो ये छोटकू एस का मतलब क्या हो गया कि समर में वर्षा नहीं, और ए का मतलब है कि काम भर गर्म है, काम भर गर्म है। इसीलिए एस किसके लिए, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। एस का मतलब का छोटा वाला एस का मतलब कि समर में वर्षा नहीं होती है। तो तमिलनाडु में समर में वर्षा नहीं होती है, कब होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इसलिए एस। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, सवाना घास का जंगल को कहते हैं सवाना। अब कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग AW, हम लोग बता देंगे, इस सबको इतना मत रखो क्योंकि हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, इसलिए हमको पता है। ठीक है, बी में ये जनरली जो है आप देखिएगा कि उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम आसाम और पंजाब के कुछ भाग जो रेगिस्तानी क्षेत्र को डिनोट करते हैं, BSHW, उसे मत याद रखना, आप याद कर रखना केवल CWG दिमाग में बिठा लो। ठीक है, एग्जाम में पूछता है यही CWG, BPS में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसको बिठा लीजिए। यहां जी किसके लिए है, गंगा के लिए है। यहां W का मतलब क्या होता है, विंटर में वर्षा नहीं। विंटर में हम लोग विंटर में वर्षा होती है, अरे जैसे हम लोग यहाँ वर्षा गर्मी में होती है, ऐसा समझ में, हम लोग यहाँ वर्षा जून जुलाई अगस्त, तो अब वर्षा तो कभी भी हो सकती है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ मौसम कब होता है, जून जुलाई अगस्त, यानी मानसून। एम हमारे वर्षा वो होती है। यहां पर ये डब्ल्यू का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ विंटर में वर्षा नहीं। सी का मतलब है कि न हम लोग एक्सट्रीम गर्म ए वाला है, न बी, और न हम लोग एकदम एक्सट्रीम ठंडा है, एफ और ई और एफ की तरह। हम लोग कहाँ हैं, बीच बीच में हैं। हम लोग कहाँ हैं, इसीलिए हम लोग को सी कहा गया है। CWG शुष्क शीत ऋतु, जहां पे शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है वाला मानसून प्रकार, CWG। ये है हमारा गंगा का मैदान। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। यही एग्जाम में पूछता है कि कोपेन ने किस सिंबल से डिनोट किया है गंगा घाटी के मैदान को, CWG। बस इतने ही याद रखना, एग्जाम में आपसे इससे ज्यादा वो पूछने वाला नहीं है। डी देखो, अरुणाचल प्रदेश को दिखाया DFC, बोलो ना कि डी आएगा, फिर क्या आएगा, ई से देखो ध्रुवीय प्रकार, ठीक, जो वो बांटा है। DFC
ठीक है, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश नहीं याद रखिएगा। ये सब देखो ध्रुवीय प्रकार भारत में कहाँ कहाँ है, जहाँ हिमालय है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, इन सब पे हम लोग को फोकस कहाँ रखना है, CW जी। एग्जाम में पूछता है कि कोपेन का कौन सा सिंबल जो है गंगा घाटी को दिखा रहा है, CW जी, बस इतना याद रखिएगा, मत बाकी में मत जाइएगा, नहीं तो माथा क्या करेगा आपका खराब। ध्रुवीय प्रकार कहाँ है भैया, जाहिर सी बात है जहां हिमालय है। देशी रियासतों का भारत में विलय, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनको प्रांतीय जो थे, आप देखिएगा प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा में, और ये बाकी सबको जोड़े। जूनागढ़ रियासत को ये जन्म संग्रह करा दिया रेफरेंडम। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से ऑपरेशन विजय ने पोलो, तो गोवा ऑपरेशन पोलो, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा मतलब हरि सिंह हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, भारत में मिलाया गया 26 अक्टूबर 1947। तीनों को देशी राष्ट्रों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसमें रक्षा मंत्री VP मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यह आ गया आपका जो पॉलिटी वाला, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, यहां पर ये यूनियन है, क्या है, यूनियन है, ठीक। ड्रास सेक्टर कूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, हाँ काजल, ड्रास। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसमें अभी कितने राज्य हैं, 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज है। दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया, राजधानी क्या बना दिया गया है, दमन। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यूनियन होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया, विनिर्दिष्ट है, ठीक है, लिस्टेड है, ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, यानी अनुच्छेद 1 में 3 चीजें कही गई हैं। भारत अथवा इंडिया राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा। जो पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में जितना राज्य बताया गया 28 और 8 यूनियन टेरिटरी वो सब हैं, और अगर कल को कोई हम लोग अन्य राज्य क्षेत्र अपने में समाविष्ट करेंगे तो वो भी अपने आप शामिल माना जाएगा। जैसे कि हमने सिक्किम को शामिल किया, जैसे कि गोवा दमन दीव, जैसे कि पुडुचेरी अपना हिस्सा था, हम लोग उसको वापस लिए हैं। अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है और अक्साई चीन लेना है, ठीक है, 2 चीज अभी लेना है। एक और जो 1963 में पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर दिया था, आज नहीं तो कल लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, ठीक है, उन लोग से ज्यादा हम लोग टेढ़ हैं। अनुच्छेद 2, ठीक है, ज्यादा मन का गर्मी होगा भुला दिया जाएगा किसी का भी। अनुच्छेद 2 इसीलिए क्या कहता है, धीरे धीरे ताकत को बढ़ाया जाता है। आर्टिकल 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों, रजिस्ट्रेशंस और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना, ठीक है, जैसे गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, ये हो गया आर्टिकल 2। अनुच्छेद 3 जो भारत के भीतर जो राज्य हैं, जैसे इसका उदाहरण हो गया झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये सब किसमें आ गया, अनुच्छेद 3 में, ठीक है। इन सब का नाम निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमा या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, 1, 2 और 3। चौथा में क्या था, अनुच्छेद 4 में, कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग ने किया था, उसके पहले 3 समितियां बनी थी आयोग, उनका कोई बात मानी नहीं गई। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्रताप न्यायाधीश एसके धर, सुनील कुमार धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, यानी मूर्खता भरा फैसला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज एसके धर का राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अरे मूर्ख, प्रशासनिक सुविधा का एक बड़ा कारण होता है भाषा। यहां के लोग भाषा समझेंगे ही नहीं तो तुम प्रशासनिक सुविधा क्या कर लोगे? यहां आप डीएम बना दीजिए कहीं बाहरी को, उसको यहां हिंदी बोलनी ही नहीं है तो जनता की बात क्या समझेगा? बाद में इन लोगों ने माना कि भाषाई एकरूपता जो है प्रशासनिक सुविधा का बहुत बड़ा कारण है। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में 1948 में 3 लोगों की समिति बनाई, जेवीपी, जवाहर वल्लभ और पटाभी सीता रमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीता, जेवीपी समिति, जेवीपी कमेटी, एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया? उसमें डर था इन लोगों को कि कहीं अगर अभी हम लोग तोड़े तो ऐसा ना करे कि लगातार राज्य टूटना शुरू हो जाए। नेहरू, पटेल और सीतारमैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, क्योंकि तमिल राज्य में आंध्र प्रदेश वाले फंसे हुए थे सब तेलुगु भाषी, पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पूरे देश भर में हंगामा हो गया, नेहरू जी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। ये 58 के बाद स्टार दिया हुआ, नीचे में 56 दे दिया है क्या? अच्छा, एनसीईआरटी लिखा है। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने भी तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन पोटी श्री रामुलु के मरने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? करनूल बनाया गया था, याद रखना, करनूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, सैयद फजल अली, पटना हाईकोर्ट के पहले इंडियन चीफ जस्टिस, और ऐसे 5 हुए पटना हाईकोर्ट के। इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। इसी के तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। 14 राज्य और 6 यूटी, ठीक है। देखो, 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनम, ठीक है, माहे, चंदनगर और करिकल भारत को सौंप दिया, ठीक है, माहे भी, ठीक है, माहे जो केरल में है, माहे। चंदनगर को बंगाल को दे दिया गया, बाकी 4 को पुडुचेरी, पौंडीचेरी उस समय था, यूटी में डाल दिया गया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संरक्षण का गठन किया। सभी को नहीं, चंदनगर को छोड़ के, चंदनगर को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। चंदनगर अच्छा रहता है, रखा जाता तो बीच में ठीक रहता। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चला करके, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय, और हैदराबाद को छुड़ाया गया था ऑपरेशन पोलो। गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों को कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। भाग्य पुर्तगाली, सब हीरो बना निकल गया इनका। 12वें संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को पहली अनुसूची में क्या किया गया? शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। इन्हें संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। एक बार
पीछे जो टेबल था उसमें देख लिया जाए। देखो राज्य और गठन वर्ष नए राज्यों का, आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहला, महाराष्ट्र और गुजरात अलग किया गया मुंबई प्रांत से, बंबई प्रांत को दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया, ये दोनों कहां थे, बंबई में, अलग अलग किया गया। गुजराती कहे कि हम लोग मराठी के साथ नहीं रहेंगे, अलग हो गए। नागालैंड असम से निकाला गया 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है, 13वां संविधान संशोधन। हरियाणा पंजाब से निकाला गया 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल को बनाया गया था यूटी, तब हिमाचल को स्टेट बनाया गया 71 में। फिर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को असम से निकाला गया। कहां से निकाला गया, असम से। जैसे नागालैंड को भी कहां से निकाला गया था, असम से। हरियाणा को कहां से निकाला गया था, और हिमाचल को, ये दोनों पंजाब से थे। एक को उस समय यूटी बनाया गया था 66 में, हरियाणा को निकाला गया था। बाद में यूटी को किसमें बदल दिया गया, राज्य में, ठीक है। ये मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, सिक्किम को शामिल किया गया 1975 में। इसके लिए अलग से लाया गया आर्टिकल 2A, जिसको बाद में खत्म कर दिया गया था। क्या लाया गया, आर्टिकल 2A, इसके लिए बाद में उसको एब्रोगेट कर दिया गया था। इसके अलावा 10वीं अनुसूची इसी से में लाई गई, जिसको बाद में रद्द करके बाद में दल बदल आया था 10वीं में। हाँ, ठीक। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, ये यूनियन कैडर बना दिया गया था असम से निकाल करके। इन दोनों क्या बना दिया गया, स्टेट। पहले दोनों कहां थे, असम में। और गोवा को भी क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। दमन दीव को रहने दिया गया यूटी, और गोवा को निकाल कर क्या बना दिया गया, राज्य। ये भारत का 25वां राज्य बना उस समय। फिर 3 राज्यों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ को एमपी से, उत्तराखंड को और बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड को बिहार से, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को। फिर आगे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, इस सबको जो है ये कर दिया गया। कितना है इस वाले में जो दिए थे आज, इतना ही है ना। क्षेत्रीय परिषद को बनाया गया था कि राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े न हो, ठीक है। इसको रीजनल जो काउंसिल होते हैं उसमें डाला गया, ठीक है। जोनल काउंसिल, सॉरी, जोनल, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसको संसद का अधिनियम द्वारा बनाया गया है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सांविधिक और संवैधानिक में अंतर है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और सांविधिक स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जो संसद कानून बना के पारित की, और जो पहले से संविधान में है दैट इज संवैधानिक, ठीक है। तो ये क्या है, क्षेत्रीय परिषद, इसको संसद ने कानून बना के बनाया है। ये ऑलरेडी संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। अब देखो 5 जो है क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ऊपर वाले सब हो गए। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देख लो, अपना वाला, हम लोग का, हम लोग उसी में है ना। हाँ, बाद में इसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को निकाल दिया गया है, ठीक है, वो बाद में देगा।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद नहीं दिया, वो तो हम बता देंगे। दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम सब। बाद में पूर्वोत्तर भारत को अलग कर देता है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव और दादर नागर हवेली। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में जितने दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो सभी। राजधानी भी देखिएगा सबका दिया हुआ है। ठीक है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की राजधानी नई दिल्ली, मध्यवर्ती वाले का प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अपना जो है कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई। अभी पटना में मीटिंग भी हुआ था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का कहाँ है? चेन्नई। अब देखो, पूर्वी परिषद से पूर्वोत्तर परिषद को निकाल दिया गया। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यानी 56 के कितने 15 साल के बाद जो है पूर्वोत्तर परिषद को गठन किया गया। किससे निकाल करके? अपना पूर्वी परिषद से। या 8 अगस्त 1972 से अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में 8 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां सिक्किम। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना, 1994 में। तब तक वो नहीं बना था क्योंकि वो अलग अपना रखता था, स्वायत्तता। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों से तो वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। इतना ही है ना? ठीक है। इसको बाद में जो भी होगा मानसून का हम कभी ऐसा करेंगे तो हम समझा देंगे। ठीक है। कल थोड़ा पढ़ के पूछ भी लेंगे हम।